नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में यानी 10 सालों के बीच में वैचारिक जितने भी मुद्दे थे उनका निवारण किया गया है, हल किया गया है। उन्होंने कहा है कि 370 में संशोधन किया गया, 35 को हटाया गया और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया, 3 तलाक को समाप्त किया गया, समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। मोदी सरकार ने अधूरे कार्यों को 10 साल में पूरा किया है। पिछली सरकारों ने 70 सालों में देश इनको छुआ तक नहीं था। ये गर्व की बात है कि 170 देश जो है योग को अपना चुके हैं। और उससे के अलावा G24 का शिखर सम्मेलन भी बड़े अच्छे तरीके से आयोजित किया गया था। और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लगभग सभी लंबित वैचारिक कार्यों को पूरा किया है। अनुच्छेद 370 को हटाने समेत लंबित वैचारिक कार्यों को पूरा कर दिखाया है। अपने तीसरे कार्यकाल में भी उसी रास्ते पर यह सरकार आगे बढ़ती रहेगी। एक समय था जब हिंदू अपने ही देश में अपनी पहचान बताने से कतराते थे। 10 साल में स्थितियां बदल गई हैं। अब हमारी विचारधारा के अनुसार लगभग सभी लंबित कार्य पूरे हो चुके हैं। वो चाहे 370 में संशोधन हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, 3 तलाक हो, समान नागरिक संहिता हो। मोदी सरकार ने अधूरे कार्यों को 10 साल में पूरा कर दिया है। पिछली सरकारें 70 सालों में इन मुद्दों को नहीं छू पाए थे। अगर हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वाल्मीकि समाज को उनका राइट नहीं मिल पाया था। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का जिक्र करें तो उनको वोटिंग राइट नहीं थी। गुरखा बिरादरी को भी लगातार संघर्ष करते हुए कई साल हो चुके थे। कि बदकिस्मती की बात है किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं कहा। राष्ट्रीय स्तर पर हालांकि समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया गया, लेकिन भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया है। शाह ने पिछले महीने राज्यसभा में कहा था कि सभी राज्यों में इसको लागू किया जाएगा, समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि गर्व की बात है कि 170 देशों ने योग को स्वीकार किया है और G20 का सफल आयोजन भारत की तरफ से किया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वाकई में लोग मानते हैं इस बात को? दूसरी सियासी जमातों का क्या तर्क है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जगदीप जी, आपका स्वागत है। आदर्श गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार है, पीर पंचाल के एडिटर इन चीफ है। आदर्श जी, आपका भी स्वागत है। आदर्श जी, ये जो कल स्टेटमेंट आया था उस पर आपकी क्या राय है कि जो वैचारिक आइडियोलॉजिकल बातें थी, जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने आइडियोलॉजिकली की थी 2014 के लोकसभा चुनावों में, उनको लगभग पूरा कर दिया गया है? क्या कहेंगे आप? नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद जी, कुछ हद तक हम ठीक ही कह सकते हैं जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं और उन्होंने जो वादे किए थे, जिस तरह से आपने 370 की बात की, बाकी जो चीजों की बात की, तो ये चीजें तो लागू हुई हैं। देश के अंदर जो सब चीजें सब सामने आई हैं, जो चीजें सामने आई हैं उसको हम इनकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। लेकिन हम जहाँ तक जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जब भी कोई बात होती है उसको हम जम्मू कश्मीर में हम अपनी तरफ से देखना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सब देश में सब वादे उन्होंने पूरे किए, जो कहा, जो आपने ओपनिंग में कहा, मान लेते हैं हम। लेकिन थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में आके हमें थोड़ी सी निराशा मिल रही है। जिस तरह से 370 की बात कही थी कि 370 के बाद हम यूटी जल्दी दे देंगे, इलेक्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया, अभी तक यूटी के लिए यहाँ पे कोई बात, सॉरी, राज्य के दर्जा के लिए बातचीत नहीं कोई हो नहीं रहा। इस बात को लेके थोड़ी सी चर्चा बढ़ी हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर को जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा इस वक्त ये दोनों चीजें जो कि होम मिनिस्टर के साथ ही मिली हुई है, दोनों चीजें हैं। एक तो राज्य का दर्जा की बात कर रहे हैं और दूसरे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हालात जम्मू कश्मीर में, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है यहाँ पे। आपने अभी देखा ही है कि एक तरफ से हम गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहे हैं, जगह जगह पे नाके लगाए हुए हैं, हर जगह पुलिस तलाशी कर रही है, गाड़ियों को देख रही है, लोगों को तलाशी कर रही है। उसके बावजूद बीच बाजार में आके एक मर्डर हो जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को भी चिंता है, लेकर भी चिंता है। स्टेटहुड की बात नहीं है, स्टेटहुड को लेके सरकार जो है असमंजस में पड़ी हुई है, काम कोई हो नहीं रहा, सब अपने अपने एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे हैं।
रजौरी का मामला देखो, वहां तो मतलब एक हालात ही बिगड़ते जा रहे हैं, कभी तक पता ही नहीं चल रहा है, मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो उनके दावे देश के अंदर हैं उनको हम मानने के लिए तैयार है, ठीक है उन्होंने किया है सब कुछ, लेकिन यहाँ तक हमारे राज्य का सवाल है, राज्य के अंदर जो चीजें जो है जो उन्होंने कही हैं वो वहां तक पूरे नहीं उतर पा रहे हैं, वो चीजें पूरी नहीं हो रही है। चुनाव अगर करवाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से करवाए हैं, राज्य का दर्जा देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। और इसी की वजह है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिपब्लिक डे पे भी एक चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर बन के रह गया चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो है हम उसके लिए थोड़ा सा चिंतित है जम्मू कश्मीर के लोग, और इसी के ऊपर सोच रहे हैं। बाकी ये हम कह सकते हैं कि कुछ जो वादे उन्होंने किए थे, वो वादे इन 10 सालों में पूरे किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जगदीप जी, आप क्या कहेंगे? 370 में संशोधन, 35 को अपील किया गया है, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर का निर्माण, समान नागरिक संहिता। विनोद जी, आपका धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं पहली मर्तबा ये कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के वक्तव्य के साथ मैं सहमत हूं। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि पिछले 10 सालों में क्या क्या हुआ, मैं आपको एक ताजा घटनाक्रम से ये बताना चाहता हूं, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि विगत 6 दशकों में जो नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिखाया। निश्चित तौर मध्य प्रदेश का एक जिला है सिंगरौली, 5 करोड़ रुपए का ये मामला है। विनोद जी, कुड यू बिलीव, 1500 आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए चम्मच खरीदे जाते हैं और एक चम्मच की कीमत है 810 रुपए। कड़छी खरीदी जाती है जिसकी कीमत है 1348 रुपए, जग की कीमत है 1247 रुपए और थाली की कीमत है 810 रुपए। ये तमाम बर्तन स्टील के हैं। जिन बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को जिन बर्तनों से, स्टील के बर्तनों से पोषित करने की कोशिश थी, ये चोरी नहीं है, ये डाका है। और ये बताता है कि किस हद तक भय मुक्त भ्रष्टाचार के नए नए आयाम जो है वो इस सरकार ने स्थापित किए। अब मैं जरा आगे आता हूं। क्या कह सकते हैं अमित शाह साहब इसके अलावा? बेरोजगारी पर वो बात नहीं कर पाएंगे, भुखमरी पर वो नहीं बोल पाएंगे, हंगर इंडेक्स में हम कहां चले गए नहीं बता पाएंगे, मीडिया की फ्रीडम और लिबर्टी का इंडेक्स कहां कितना नीचे गिरा उस पर बात नहीं कर पाएंगे। यहां आज बेरोजगारी की हालत यह है कि रशिया में 16 भारतीय नौजवान लापता हो गए, जिनमें से सिर्फ 4 के शव मिले हैं। माफ कीजिएगा, यह भी इस देश ने आजादी के बाद पहली बार देखा कि हमारे बेरोजगार नौजवान किसी ऐसे देश में जाकर भाड़े के सैनिक बने हुए हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, मोदी जी ने वार जरूर रुकवा दी थी, पापा की परियां जैसा बताती हैं। अब इसके बाद जरा मैं थोड़ा और आगे ले जाऊं आपको, जो इनके इन 10 सालों में हुआ है। रुपए की कीमत याद है ना आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो बयान कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। मोदी जी के कार्यकाल में 50% से ज्यादा रुपया गिरा है, ये मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको। नेहरू जी के समय में 2%, शास्त्री जी के समय में बिल्कुल नहीं, इंदिरा जी के 2 कार्यकाल में 10%, राजीव जी के कार्यकाल में 6%, डीपी सिंह जी के कार्यकाल में 6%, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 17% और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ऊपर नीचे होने के बाद 16%। लेकिन मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर इसको टोटल 50% की बढ़ोतरी करते हुए जो रुपया आजादी के समय 3 रुपए 31 पैसे था, आज वो 88 रुपीस को छू रहा है। ये है इनकी अचीवमेंट्स विनोद जी। इसके अलावा भी अगर आप बात करें तो इनको बताना पड़ेगा जज लोहिया की हत्या क्यों हुई, इनको बताना पड़ेगा आईपीएस भट्ट आज क्यों जेल में है, इनको बताना पड़ेगा स्नूप गेटिंग पर इनका क्या कहना है, राफेल, नोटबंदी। इसके साथ साथ अगर आप चलते चले जाए किसानों के साथ हुआ धोखा और आज की जो वास्तु स्थिति इस देश में तमाम ज्वलंत मुद्दों पर है, उन पर इनसे जवाब मांगिए, बजाय इसके कि ये कहना शुरू करे हमने भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेकर जितनी राजनीति हुई उसका एक ही जवाब दे दे। क्यों हमारे अयोध्या में ये क्यों नहीं इनको वहां के लोगों ने चुना? क्योंकि आपने भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेकर आलम यह बना दिया कि राजनीति के तमाम मयारों को गिरा दिया। अरे एक चम्मच 1800 रुपए का खरीदेगी ये सरकार,
चमचों की तो वैसे कोई कमी नहीं थी मोदी सरकार के कार्यकाल में, लेकिन विनोद जी एक चम्मच 1810 रुपए का चना। अब चलिए इससे राजेंद्र, ज्यादा मैं क्या कहूँ। चलिए जगदीप जी, राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं, हमारे फॉर्मर फादर ऑफ सिटी, फॉर्मर मेयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे जो जगदीप जी ने कहा है कि बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं करता है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करता है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की क्या दयनीय हालत है उस पर कोई चर्चा नहीं करता है, कहते हैं राम मंदिर का निर्माण कर दिया, 3 तलाक कर दिए, हमने 370 में संशोधन कर दिया, 35 से समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। क्या कहेंगे राजेंद्र जी? विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी जो व्यवस्थाओं का निर्माण किया है भारत देश में, वो सराहनीय है और उसको कोई नकार नहीं सकता। जितने भी संवेदनशील इश्यूज हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का, चाहे वो 370 हो, और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करना। आज आप देखिए कि यहाँ क्या माहौल है, तो आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, टूरिस्ट यहाँ आपके आ रहे हैं, शांति है, सब अपने अपने तरीके से अच्छे से अपने परिवार के साथ जी रहे हैं। दूसरा ये है कि चाहे वो G20 हो, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून हो, और आपने कहा जीडीपी, तो जीडीपी भी हमारा अच्छा ही है, कहीं कोई गिरावट नहीं है, 5% चल रहा है। तो बाकी आप ये कहें कि कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, उस पर इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें भी मोदी जी ने बहुत काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो हमारे सिस्टम्स में आई है, वो भी एक बहुत सराहनीय कदम है। आज आपको काफी सर्विसेज ऑनलाइन मिलती हैं। इसके साथ साथ में युवाओं के लिए स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, और आज भी इतनी हमारे पास योजनाएं हैं जिसका लाभ युवा ले सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपने हाथों को सशक्त बनाते हुए आगे बढ़ना होगा, और जॉब सीकर्स की जगह जॉब प्रोवाइडर्स भी बनना होगा, और उसमें भी महिलाओं ने काफी अच्छा काम नहीं करके राजेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि ये कहते हैं कि आप सिर्फ उन मुद्दों की बात करते हैं जिसमें धर्म जुड़ा हुआ हो, मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान। तो हमारा काम है पूरे देश भर में सौहार्द का वातावरण बनाना। तो राम मंदिर जो 500 वर्ष पुराना मुद्दा था, उसका हल करना भी तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर राम मंदिर की स्थापना हुई है तो सिर्फ राम मंदिर नहीं है, वो आस्था की बात है, वो पूरे देश भर की बात है जी। तो सबसे बड़ी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, उनके जो व्यक्तित्व है हम उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन उन्होंने एक सवाल और पूछा कि आप अयोध्या में हार क्यों गए? अयोध्या में हारे क्यों जगदीप जी का ये भी सवाल है। विनोद जी, इलेक्शन में हार जीत होना वो एक सेपरेट इश्यू है, उसको आप इससे मत जोड़िए। लेकिन जो इतना संवेदनशील मुद्दा था जिसपे कोई बात ही नहीं करता था, तो कांग्रेस वाले तो अभी भी नहीं करते। तो जिसके लिए, जिस आस्था में हर व्यक्ति का भावना जुड़ी हुई है, क्या उस मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टी हल नहीं करेगी जी? तो अगर वो नहीं करेगी तो हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है? तो इसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म कोड, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें पूरे देश को एकजुट किया जा सकता है, पूरा देश एक दिशा में चल सकता है, और उसी के लिए मोदी साहब काम कर रहे हैं। और आप देखिए अभी महाकुंभ का वहां मेला चल रहा है, दुनिया का रिकॉर्ड टूटा है, वहां कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो क्या इतनी जनता जहां जा रही है उन मुद्दों को हम भूल जाएं? हमारी व्यवस्थाएं किसके लिए हैं? लोगों की आस्था, लोगों का धर्म, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुस्लिम का भी, सिख्स का भी, ईसाईस का भी, क्रिश्चियंस का भी, सबका ध्यान रखना है, सबकी आस्था का सम्मान करना है, और उसी के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो महाकुंभ में दुनिया का रिकॉर्ड टूट रहा है, लोग जा रहे हैं, वहां ऐसी व्यवस्थाएं बना के दी गई हैं, और ये पहली बार हो रहा है। तो पहले भी महाकुंभ के कुंभ का मेला होता था, महाकुंभ तो अभी हुआ है, लेकिन देखने को नहीं मिलती है। तो सरकारों को काम होता है कि जिस चीज में लोगों की आस्था हो
उसके साथ उनको व्यवस्था बना के देना और उनके साथ में कदम मिला के चलना, तो वही मोदी जी कर रहे हैं। आदर्श जी, आप मुझे ये बताइए, आप तो जम्मू कश्मीर के लंबे समय से इसको कवर करते आ रहे हैं, कांग्रेस को कभी इसका याद नहीं आया कि हमने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को राइट्स देने हैं, हमने वाल्मीकि समाज का ध्यान रखना है, जो उनके साथ वादे किए थे, गुरखा बरादरी को भी नजरअंदाज किया? क्या ये मानव अधिकारों का हनन नहीं था? ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी ये? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। इस बात को लेकर तो चर्चा हमेशा होती रही है, कांग्रेस को इस तरफ क्यों नहीं ध्यान, जो कांग्रेस क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट या कोई भी थी, किसी ने भी पहले ध्यान नहीं दिया, इस तरफ नहीं किया। लेकिन इस बजट के दो हिस्सों में आ गए। पहली बात तो ये कि हमने जो अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी उसके ऊपर बात की थी। दूसरी जो जगदीप जी ने जो डाटा सामने लाया है, वो आंकड़े पेश किए, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब डिबेट को हम बदल रहे हैं, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं कि यहाँ पे उनकी नाकामियों को भी हम सामने ला रहे हैं। वो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं तो उनकी बातों को सामने लाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि क्यों नहीं किया, ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज अगर 370 का जो भी है उसमें डेवलपमेंट अमेंडमेंट जो भी हुई है वो सामने है, गोरखा बिरादरी को, दूसरे समाज को, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को, सबको राइट्स मिले हैं। लेकिन इस पे तभी तो ये क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने आज तक इस पे किया नहीं, कांग्रेस से हुआ नहीं। यहाँ कांग्रेस क्यों निकाला कि कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में भी रही है, ये नहीं है किसी की बैसाखियों के सहारे पे चलती रही है। उसके पास फुल मेजॉरिटी थी, बैसाखियों की जरूरत नहीं थी, तो भी नहीं कर पाए। ये होना ना होना तभी तो इनके ऊपर ये बातें आ रही हैं, तभी तो आज भारतीय जनता पार्टी खड़े होके बड़े बड़े दावे कर रही है कि बाकी की चीजें जगदीप जी जो बता रहे हैं आदर्श आपको रोकूंगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता में कश्मीरी लीडरशिप को, कश्मीरी आवाम को अपीज करने की सोच थी? क्योंकि अगर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को राइट दिया जाते तो हिंदू वोट बढ़ता, वाल्मीकि समाज को वोट राइट दिए जाते तो हिंदू वोट बढ़ता, गुरखा बरादरी को ये अपीज करते रहे हैं। सच बताइएगा। ये अपीज करते रहे हैं और आज जो गवर्नमेंट है वो भी वही कर रही है। ये नहीं है, पीढ़ियों को अपीज पहले भी किया जा रहा था, आज भी किया जा रहा है। बार बार जो कल कह रहे हैं डोगरू के लिए 370 हटी है, ये है वो है, डोगरू को कुछ नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं है। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल बातें बताने के लिए। कश्मीर के अंदर आज जो भी है, जो कश्मीर की डेवलपमेंट है वो जम्मू के उसके हिसाब से देखा जाए, हाँ हमें रोड्स दिखाई दे रही हैं, चीजें दिखाई दे रही हैं। आज क्या है, अनरेस्ट है यहाँ पे, आज स्टूडेंट्स अनरेस्ट पे हैं, आज व्यापारी अनरेस्ट पे हैं, आज ट्रांसपोर्टर अनरेस्ट पे हैं, आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे खराब है, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम नहीं है। ये सब चीजों को देखते हुए हमने एक स्टेटमेंट जो थी होम मिनिस्टर की, उसके लिए कहा कि हाँ जो उन्होंने वादे किए थे उन्होंने पूरे किए। उसके विपरीत क्या देश में हो रहा है, जगदीप जी ने भी बताया और मैं भी ये बार बार कह रहा हूँ कि ये चीजें जो है, खासकर हम जम्मू कश्मीर की अपेक्षा में जब देखते हैं तो हमें थोड़ा सा निराशा होती है। बिना जब इस वक्त भी आपके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, फिर भी जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कि 26 जनवरी की तैयारियां कर रहे हैं, आप हर जगह तलाशी ले रहे हैं, हर जगह गाड़ियां तलाशी कर रहे हैं, फिर भी आपको शरे बाजार आग गोलियां मार दी जाती हैं। वहां पे रजौरी की हालत यह है कि होम मिनिस्ट्री की टीम आ गई या पीजीआई से टीम आई या पूना से टीम आई या हैदराबाद से टीम आई, आज तक इन्हें ये नहीं पता चल सका वहां का वायरस था या क्या पॉइजन था या क्या चीज थी। अब मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कितने अगर कल को यही हालात कहीं जम्मू की तरफ उन्होंने रुख कर दिया, जम्मू में कुछ हो गया, तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी निराशा बन जाएगी, बहुत बड़ी यहाँ पे चिंता का विषय बन जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेके मैं तो कहता हूँ कि पहले भी एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं और शायद अब भी यही हो रहा है। जगदीप जी, आपकी भी डबल इंजन की सरकार रहती थी, जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी आपकी सरकार, लेकिन आपने कभी भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात नहीं की, वाल्मीकि समाज के बारे में नहीं सोचा, गुरखा बरादरी के बारे में नहीं सोचा। आपको लगता था कि कश्मीर में कश्मीरी लीडरशिप नाराज हो जाएगी। विनोद जी, मेरा एक किरदार रहा है, मैंने कभी किसी सवाल से नजर नहीं चुराई। मैं इस सवाल पर आपको पूरी ईमानदारी से दूंगा। निश्चित तौर पर वाल्मीकि, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और गोरखा समाज को उनके बुनियादी हक हकूक मिले, ये काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एवज में जो हमने भुगता उस पर कौन बात करेगा? आज आप जब रिफ्यूजीज की बात करते हैं तो आपको बताना होगा कि 25 लाख रुपए का जो एक मुश्त प्रावधान हमारी सरकार ने रखा था, आपने उसको किश्तों में बांटकर
आलम ये बना दिया कि कस्टोडियन महकमे में करोड़ों रुपए की करप्शन जो है सिर्फ इसलिए हुई कि लोगों को उनका हक हकूक जो है वो हासिल नहीं था। मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूं कि आज शराब माफिया हो, भू माफिया हो या खनन माफिया हो, उसकी क्या परिस्थितियां बनी आर्टिकल 370 के संशोधन के बाद। गनीमत है कि आज अमित शाह साहब ने कहा कि हमने संशोधन किया, जबकि कल तक तो भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने तो आर्टिकल 370 को जमीन में गाड़ दी। अब इसके साथ साथ आप मुझे बताइए, ये ठीक है कि आपने ये 3 अलग अलग संप्रदाय और धर्म के लोगों को उनके बुनियादी हक दिए, लेकिन एवज में जो नुकसान, जो आप कहते थे ताली बजाओ थाली बजाओ, आज स्थिति क्या है। मैं प्रवासी भारतीयों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कई लाख डोमिसाइल आपने से बनवा दिए ताकि आपको यहाँ पर वोट मिले दिल्ली की तर्ज पर। और अभी मेरे मित्र भाजपा के जो बता रहे थे, क्या इनके पास कुछ है कहने को? ये बेरोजगारी पर बात कर सकेंगे, ये कुपोषण भुखमरी जैसे मुद्दों पर बात कर सकेंगे? अरे मैंने एक सीधा सवाल आपसे पूछा कि 46,500 चम्मच खरीदे गए 3,76,00,000 रुपए में, एक चम्मच की कीमत 810 रुपए। ये हालत है इनके राज्य में, और ये उन बच्चों के साथ धोखा है जो अभी बामुश्किल पैदा हुए हैं। और आप बात करते हैं भाजपा के 10 सालों के अचीवमेंट्स की। अरे जनाब, जरा आप ये बता दीजिए, इस देश में मीडिया को कमजोर किसने किया, एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल किसने किया? अपनी वॉशिंग मशीन में आपने कई दर्जन नेताओं को धोकर और करप्ट नेताओं को अपनी झोली में बिठा लिया। इस पर कौन जवाब देगा? विदेश नीति का आलम यह है विनोद जी, कई हजार भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। वो जो दोस्त थे मोदी जी के, ट्रम्प साहब, वो जरा किस तरीके से, किस अंदाज में आज हमारे साथ पेश आ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को न्योता तक नहीं मिलता। जगदीप जी, आप अपनी सहाफत के अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हैं। मैंने जो सवाल पूछे थे कि क्या आपको ये नहीं नजर आता था कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है? वाल्मीकि के समाज के लोग सिर्फ जमींदार यानी सफाई कर्मचारी तक ही रह सकते थे। गुरखा बरादरी को पहले तो आप डोमिसाइल दिया, स्टेट सब्जेक्ट दिया करते थे, बाद में वो भी बंद कर दिए। इस पर बात कीजिए ना। मुझे पता है सहाफत में आपका अनुभव है, उसका अनुभव का इस्तेमाल आप यहाँ पर भी कर रहे हैं। विनोद जी, मैंने बड़ी ईमानदारी से उत्तर दिया, मैंने इसे अप्रिशिएट आप किया। मानते हैं कि लेकिन आपने उनके मानवाधिकारों को नजरअंदाज किया कश्मीरी लीडरशिप के सरेंडर करते हुए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है विनोद जी, मैं वही बता रहा हूँ, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। पहली जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं था, वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1954। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना होगा आर्टिकल 370 किन परिस्थितियों में लागू हुआ। उस वक्त प्राथमिकता थी किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ना, जैसे पटेल साहब ने अन्य 535 रियासतों को जोड़ा। आदर्श जी इस बात से सहमत होंगे। अब उन तमाम परिस्थितियों में जो प्रावधान बनकर सामने आया, उसमें निश्चित तौर पर इन 3 समुदायों को नुकसान हुआ और भाजपा ने उनका भला किया, अनडाउटेडली दिस इज ट्रू। बट मेरा पॉइंट ये है विनोद जी कि उसकी एवज में नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और क्यों नहीं ऐसे संशोधनों के साथ इन 3 समाजों को हम इनके अधिकार दे सकते थे और जम्मू कश्मीर की नौकरियों और जमीनों पर भी डाका ना पड़ता? क्या संभव नहीं था? जी जी, इस पर कोई बात नहीं करेगा। राजेंद्र, हमारी विपक्ष के लोग कहते हैं, यहाँ खास तौर पर कांग्रेस कहती है कि हमने 25 लाख निर्धारित किए थे प्रत्येक परिवार के लिए जो पीओजे के रिफ्यूजी है, लेकिन आपने उसको बाइफरकेट कर दिया। ना जाने कितनी किस्तों में आप देंगे, कोई गारंटी नहीं है। विनोद जी, पहली बात मैं ये क्लियर करूंगा, जो 370 हमारे यहाँ से स्क्रैप हुआ है, एब्रोगेट हुआ है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसको हम बड़े हल्के में लेते हैं। आप जानते हैं यहाँ क्या हालत थी, कैलेंडर चलते थे, आतंकवादी गतिविधियां होती थी, कैसे किन हालत में चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू के लोग हो वो रहते थे, कैसे कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और कैसे जम्मू में भी कितने धमाके हुए थे। ये छोटी बात नहीं है, हम इसको बड़े हल्के में लेते हैं। तो 370 हट गया, 370 हट गया, 370 हटना चाहिए ही था और 370 हटने के कारण ही आज यहाँ ऐसा माहौल है। पहले कैसे हमारा रिक्रूटमेंट होता था, 3 लोग जम्मू से आते थे, बाकी कश्मीर से होते थे, चाहे वो केएस का हो चाहे बाकी जगह रिक्रूटमेंट होती थी। हमारा क्या अनुपात होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ झुकती थी, कहाँ काम करती थी, ये सब बातें ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है
कि अगर कश्मीर के हालत 370 से पहले कोई भी संवेदनशील व्यक्ति अगर उसका चिंतन करेगा तो वो यही कहेगा कि 370 हटना जम्मू कश्मीर में बहुत जरूरी था और अपने देश की सुरक्षा, सॉवरेनिटी के लिए बहुत जरूरी था। और कैसा पुलवामा अटैक हुआ था विनोद जी, एक भी अगर फौजी शहीद होता है ना तो हमारा कलेजा बाहर आता, और आना भी चाहिए सबका। और हम हल्के में लेते हैं, 370 हट गया, 370 हटना ही था तो क्या करती रही कांग्रेस? 370 इन्होंने क्यों नहीं हटाया? और अब भाजपा ने हटाया है तो हमको सबको उसके लिए मीन्स एप्रिशिएशन देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जितनी कम्युनिटीज थी, चाहे वो एसटी हो, एससीज हो, ओबीसीज हो और बॉर्डर बेल्ट के लोग हो, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसने दिया? कश्मीरी पंडित हो, किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया सिर्फ। और आप ये जानते हैं जब तक किसी समाज का पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना हो वो समाज खत्म हो जाता है। चलिए तो इस समाज को एकजुट सबके साथ चलने के चलिए लिए राजेंद्र जी, आपको भारतीय जनता मैं आदर्श जी के पास चलूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, बने रहिए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। मैं आदर्श से जानना चाहूँगा, आदर्श जी, जिस तरीके से राजेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि बहुत बदलाव आया 5 अगस्त 2019 के बाद, जिसमें 370 में संशोधन हुआ और 35 को रिपील किया गया, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। जी विनोद जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ही बदलाव जो है बहुत बड़ा आया है, लेकिन ये बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि 10 साल में ही सब कुछ हुआ, तो इस बात को मानने के लिए हम भी तैयार नहीं है। कुछ नहीं है, ये नहीं है। देश में तरक्की होती रही है, देश में काम होते रहे, कोई भी सरकारें आती रही। यहाँ तक 370 की बात है और आतंकवाद के साथ जिस तरह से जोड़ रहे हैं ये, तो 370 आतंकवाद खत्म करने में कभी इनके आड़े नहीं आया था। जहाँ तो ज्यादातर रूल तो आतंकवाद के बाद राष्ट्रपति राज रहा, गवर्नर रूल रहा और उनके सभी इन्हीं के हाथ में था। ठीक है, इस वक्त 370 को खत्म कर दिया। 370 तो कांग्रेस ने भी उस वक्त कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगी, खुद ही हो जाएगी। 370 की क्या पोजीशन थी? 370 अगर मैं संशोधन करने के पहले से हम देखा जाए तो जम्मू कश्मीर 370 रहा क्या था? हालात की आ जाके यही था कि हमने कहा कि उनको वोटिंग राइट्स दे दिए, उनको सब कुछ दे दिया। लेकिन अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर वो सब चीजें 370 खत्म होने से पहले भी हो रही थी। 370 यहाँ एक नाम का रह चुका था। 370 को खत्म कर जो अमेंडमेंट किया 370 को, वो कर दी, उन्होंने कर दी। लेकिन इस बात को बार बार इसी का श्रेय लेना कि ये सब चीजें उसी के बाद खत्म हुई है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मोदी की सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ जो काम हुए हैं उसका मतलब इनकार भी नहीं कर सकते हैं, उसको मानना भी पड़ेगा। जो देश के अंदर काम हुए उसको मानना भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जगदीप जी से गिन गिन क्या चीजें बताते हैं, लेकिन उस चीजों को सामने नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जो इतना हावी हो जाता है कि बाकी चीजें दब के रह जाती हैं। लेकिन अच्छी बात है मुझे जगदीप जी की लगी कि कुछ चीजें सामने ला रही हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली कि कुछ मीडिया हाउसेस जो है वो सब चीजों को सामने नहीं लाना चाहते, ला रहे हैं, ना ला सकते हैं शायद। उनको भी लाना चाहिए, या जो काम इन्होंने किया उनकी प्रेज करनी चाहिए। जो काम नहीं इनसे हुए, जो काम इनके विरुद्ध के बाद से, उन चीजों को भी सामने लाना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज 370 को लेके पूरे देश के अंदर चुनावों में हम घूमते रहे, कहीं भी चुनाव हो जम्मू कश्मीर को 370 को लेके ही हम घूमते रहे। जम्मू कश्मीर की बात करें, बंगाल का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, जम्मू कश्मीर 370 को ले, और जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे चला रहे हैं भाई हमें राज्य का दर्जा दो, उसमें सोच विचार नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर के लोग चला रहे हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसका देखो। जम्मू के व्यापारी चला रहे हैं कि हमारे व्यापार खत्म हो रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान दो। ये सब चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए। लोगों का विश्वास जितना है, तो लोगों के विश्वास जीतने के लिए आप अपनी जो भी कारगुजारी है उसको दिखाने के साथ साथ बाकी जो चीजें हैं उनको भी तो बताना चाहिए ना, उनको भी दिखाना चाहिए। ये उनकी तरफ नहीं आएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब जगदीप जी पूरी स्टडी करके आते हैं, पूरी तैयारी करके आते हैं, वो सब चीजों को बताते हैं,
क्योंकि जो आपने पहले भी कहा है कि एक जर्नलिस्ट है और उसकी वो जो एक्सपीरियंस है वो बोलता है तो अच्छी बात लगती है, लेकिन हमें कुछ बातों को मानना भी पड़ेगा और कुछ बातों को सहन भी करना पड़ेगा। जगदीप जी, आपको नहीं लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ एक उपलब्धि है? राजेंद्र जी, आपके पास आता हूँ। विनोद जी, मैं बिल्कुल फिर से बता दूं। आपने ये भी कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर के 370 में संशोधन भी कर दिया। आपको इस पर भी खुशी होनी चाहिए। ट्रिपल मैं तलाक से विनोद जी तलाक पूरी तलाक तलाक से आप किसी को भी तलाक दे सकते थे, उस पर भी अंकुश लगाया, उस पर भी आपको खुशी होनी चाहिए। विनोद जी, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले 3 तलाक, मुझे बहुत खुशी है। इन्हीं का एक बड़ा नेता जम्मू कश्मीर का, जिसने ईमेल के जरिए अपनी धर्मपत्नी को तलाक भेज दिया था। इस 3 तलाक के बाद कम से कम उनकी उस धर्मपत्नी को इंसाफ मिला, मुझे खुशी है। दूसरी बात, भगवान श्री रामचंद्र जी की अधूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पीछे की वास्तुस्थिति को कौन नहीं जानता। चारों शंकराचार्य इस देश के एक तरफ खड़े थे, लेकिन सरकारी धर्म गुरुओं और संतों ने किस तरीके से इनका साथ दिया। देश की दलित महामहिम राष्ट्रपति को वहां पर नहीं बुलाया गया, ये भी देश ने देखा। और उसके बाद अयोध्या के लोगों ने इनको कैसे सबक सिखाया, वो भी देश जानता है। अब जरा कुंभ की बात कर ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सरकारों का काम है धार्मिक समारोहों में आकर अपनी पॉलिटिकल माइलेज को हासिल करना? आप आजादी के बाद से निकाल कर देख लीजिए, आज भी यूट्यूब पर आपको कुंभ के वो तमाम सेलिब्रेशंस जो है वो बड़े आराम से मिलेंगे। लेकिन ये मुझे ये जवाब दे दें कि अतीक के हथियारों के पोस्टर किसने लगाए कुंभ में? क्यों कुंभ के मेले में ये कहा गया कि मुस्लिम वहां नहीं आ सकते दुकानदारी करने के लिए भी? क्यों यूपी के अंदर जब कांवड़ यात्रा चलती है तो धर्म के नाम पर, और उसमें मैं हिमाचल प्रदेश के अपने भी एक नेता को आड़े हाथे लेना चाहता हूं, जिसने वही कोशिश योगी स्टाइल में करने की और उसके बाद हमारी पार्टी की आला कमान ने बड़ी संजीदगी से सुनी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं जनाबे हाजरीन, जब हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं, मेरे बड़े प्रबुद्ध साथी आज भाजपा के मित्र बैठे हैं, मुझे इनकी विश्वसनीयता पर, इनकी बुद्धिमत्ता पर जरा लेश मात्र भी संदेह नहीं है। पर मैं इनको सीधे शब्दों में 2 बातें पूछना चाहता हूं। क्या ये बताएंगे संघ सूची और समवर्ती सूची का अर्थ क्या है और उसके बीच में क्या फर्क है? और क्या ये बताएंगे कि आर्टिकल 238 क्या है और संविधान का भाग 7 हमारे संविधान में क्यों नहीं है? ये 3 सवालों का जवाब दे दे, मैं समझ जाऊंगा कि इनको पता है आर्टिकल 370। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप इनसे जवाब दे दीजिए। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से इन्होंने विनोद जी, वक्तव्य का लब्भो लभाव यही था कि आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति करते हैं। विनोद जी, हम धर्म के इर्द गिर्द राजनीति नहीं कर रहे। जो लोगों की भावनाएं हैं, जो हमारा देश है, जहां इतने लोगों में जहां आस्था है, हम उसकी बात करते हैं, सिर्फ इसी की नहीं करते। हम मुस्लिम समाज की भी बात करते हैं, क्रिश्चियन समाज की भी बात करते हैं, गोरखा समाज की भी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, दलित की भी बात करते हैं, ओबीसी की भी बात करते हैं। सिर्फ बात इतनी सी है, कांग्रेस ने हमेशा हमको बांट के रखा। अब वो सभी लोग एकजुट हो गए हैं और कांग्रेस की नीति है, जैसे हमारे आदरणीय अतीक अहमद के हथियारों के पोस्टर क्यों लगाएंगे वो बताइए। क्या कहा उन्होंने? कहा आई एम फाइटिंग विद द इंडियन स्टेट। ये इनकी शब्दावली है, आई एम फाइटिंग विद द इंडियन स्टेट। तो हमेशा इन्होंने भारत को बांटने की बात की है, भारत को छिन छिन करने की बात की है, चाहे वो हमारा समाज हो और चाहे हमारा इंडियन सॉवरेनिटी हो। और बाहर के मुल्कों में जाके भारतवर्ष के बारे में अपशब्द बोलना, ये अब कांग्रेस की नीति में आ गया। तो ये नहीं चाहते कि ये देश इकट्ठा हो, सब मिलजुल के रहें, सबको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले जैसे भारतीय जनता पार्टी ने दी। और मेरे को सुन के ये बड़ी हैरानगी हो रही है, मेरे मित्र ही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पहले भी काम हुए हैं, लेकिन जनाब जो 10 सालों में काम हुए वो पहले नहीं हुए। जिस हिसाब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, जिस हिसाब से यहाँ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुई, जिस हिसाब से यहाँ अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हुआ, वो पहले कभी नहीं हुआ। हम माने या ना माने, लेकिन जिस हिसाब से युवाओं को मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, पहले जब केएस की सिलेक्शन होती थी, किसने सुना किसी सब्जी वाले का बेटी या बेटे की सिलेक्शन होगी? किसने सुना था कि किसी गांव में से
एक छोटे से वर्ग से किसी व्यक्ति की सिलेक्शन होगी, वहां जब मार्क्स दिए जाते थे, जम्मू वालों को कितने मार्क्स मिलते थे और कश्मीर वालों को कितने मिलते थे, सबको मालूम है। आज वो परिस्थितियां नहीं है। हाँ, इसके साथ में मैं ये भी मानूंगा कि बहुत कुछ करने का भी अभी समय है, वो होगा, लेकिन हम ये नहीं नकार सकते कि हमारी दिशा जो है वो पहले से अच्छी नहीं हुई है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं वो सुधरने, वो समय लेगी सुधरने के लिए, वो हुई सुधरेगी। पर बाकी ये है कि हमें एप्रिसिएशन करना चाहिए। जो हमारी राजनीति है वो आजकल राजनीति हो गई है कि त्रुटियां निकालना अच्छाइयों में से भी, वो बात नहीं होनी चाहिए। जो बात अच्छी है उसको चलिए आदर्श जी से जानना हाँ, ये कहिए हम आदर्श इससे अच्छा करके जी, आदर्श जी, ये बीजेपी यानी राजेंद्र शर्मा का ये कहना है कि देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न जो है कांग्रेस करती है। उनका ये भी कहना है कि दूसरे विदेशों में जाकर के ये कहना है कि देश में यानी भारत में डेमोक्रेसी खतरे में, ये भी गलत बात होती है। पाकिस्तान से सहयोग मांगना कि मोदी को कैसे रोकना है, इन सब मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? विनोद जी, मैं ये इस बात के लिए मैं कहूंगा कि ये अच्छी बात नहीं है कि लेकिन बात अगर आप देश के में करो या विदेश में करो, बात को अगर कोई भी देश के विरुद्ध होगी तो बात चली जाएगी। चाहे आप देश के अंदर करो, चाहे किसी स्टेट में करो, चाहे किसी गांव में भी करो। इस वक्त ये पोजीशन है कि आपकी बात जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन यह हालात यहाँ के जो है इस तरफ जा रहे हैं कि इस वक्त हम धर्म के नाम पे जरा ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जिसे एज अगर एक हिंदू की तरफ देखा जाए तो वो सोच क्या है कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन देश के लिए हम कह के बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बात भी अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारे देश में सेकुलरिज्म है, सेकुलर डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ हमें हर धर्म को साथ लेके चलना है। धर्म के साथ साथ की राजनीति जो है उसके ऊपर ज्यादा नहीं हावी होनी चाहिए, धर्म को एक तरफ रख के काम करना चाहिए। लेकिन देश के अंदर जो भी आप बात कहते हो, आप बार बार यही बात जो है राहुल गांधी के ऊपर उठाई जाती है ना, विदेशों में जाके वो मांगते हैं। पाकिस्तान से किसने मदद मांगी? पाकिस्तान से मदद मांगने के बाद जिनको वो छोटा मोटा कुछ छोटा नेता इनका कह देता है कि ये भूल गया कि पाकिस्तान के तो इनके डिप्टी सीएम थे मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था पाकिस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बैठे थे, मैं भी बैठा था उस वक्त वहां पे, तब उन्होंने कहा था, तब ये बोले नहीं थे पाकिस्तान की मदद मांग रहे हैं, पाकिस्तान की वजह से जहां पे इलेक्शन हो गया। ये सब ये पॉलिटिकल स्टंट है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, कहीं ना कहीं से बात को निकाल के, उसका मीन में निकाल के उसको सामने ला देने की बात है। बात देश के अंदर करो, विदेश के अंदर करो, कहीं भी करो। अगर कोई आपकी बात देश के विरुद्ध है तो वो सारी दुनिया में फैल जाएगी, देश के हित में है तो भी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन यहाँ सिर्फ पॉलिटिकली एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए जो बातें होती हैं उसके विरुद्ध में। चलिए जगदीप जी, आपको कहा है कि कांग्रेस देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न करती है जब अवसर मिलता है, देश में हो या विदेश में। विनोद जी, मैं पहले तो एक मर्तबा हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहूंगा भाजपा के मेरे मित्र को, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा दुख हो रहा है, मतलब आप मुझे एक बात बता दें, यहाँ पर आदर्श जी बैठे हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इन्होंने अभी क्या कहा? माननीय राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट्स के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। भाई साहब, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने संविधान पे एक नजर लगा लीजिए। आर्टिकल 12 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली स्टेट्स की स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट कहते किसको है। स्टेट और राष्ट्र में पहले फर्क करना सीखिए। सरकार और तमाम एजेंसीज जो देश के अंदर कार्य करती है उसको स्टेट बोला जाता है। बिल्कुल उसके खिलाफ बिगुल फूंका है, क्योंकि इस देश के अंदर ईडी जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जगह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। चुनाव आयोग जो है वो जिस तरीके से इलेक्शंस करा रहा है उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। तो पहले ये फर्क समझ लीजिए, आर्टिकल 12 क्या कहता है। मैंने पहले भी आपको कुछ सवाल पूछे, उनके जवाब आपसे नहीं मिलेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन पहले आप ये नहीं, उंगली आप उठाइए, सवाल भी आप रखिए। पर आप ही ने कहा ना कि माननीय राहुल गांधी ने स्टेट के खिलाफ बोला, और मुझे बताइए जब देश के अंदर न्याय व्यवस्था का धक्का बन जाएगा, एक सिटिंग जज कहेगा कि ये कठमुल्लों का देश नहीं है और ये बहुसंख्यकों के साथ चलेगा, तो क्या कहेंगे आप? और आप मुझे बताइए, चीन के अंदर जाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, मैं आदर्श गुप्ता जी को भी बीच में पूछना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों को 2014 से पहले शर्म आती थी। ये कहते हैं आप? अरे नीम के पत्थर जमीन में गड़े होते हैं, लेकिन उन्हीं की बुनियाद पर भवन खड़ा होता है। बहुत आसान है नेहरू जी को कोस देना,
लेकिन ये जवाब आप कब देंगे कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि उन्हें शर्म आती थी। और नहीं नहीं उन्होंने नहीं तो नहीं वाजपेयी साहब के जगदीप कार्यकाल को बीच जगदीप में जी खेल दिया। आप मैं और अब रोकना आप इंडियन चाहूंगा स्टेट की आपको। बात मैंने करते कभी हैं। नहीं कहा 2014 से पहले हमें शर्म आती थी, ये मैं नहीं, आपको मैं रोकना इनकी बात कर चाहूंगा। रहा हूं सर। मैंने नहीं नहीं कभी नहीं आदर्श कहा जी, मैं 2014 से माफ पहले कीजिए। शर्म नहीं आती नहीं थी, नहीं नहीं, मैं कभी आपको नहीं कहा। मैंने मैंने बिल्कुल कहा कि आदर्श जी, हमेशा डेवलपमेंट आदर्श हुई जी, है। 2014 के आदर्श जी बाद आपसे पहले हम सवाल नीम नहीं के है। पत्ते अरे विनोद जी, कपड़े नहीं पहनते थे। आदर्श जी को आदर्श मैं जी, कह रहा हूं कि आदर्श आप जी, इस उन्होंने बात पे कहा है गौर कि कीजिए प्रधानमंत्री कि ये नरेंद्र सच है। मोदी जी आपसे ने कोई वहां सवाल पर नहीं, जाकर आपने के पूरी, चाइना में जाकर के आपने कहा है। निष्पक्ष होकर बात रखी है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये हुआ। जी जी आप इंसाफ कीजिए, आप भी साथ बैठे हैं बतौर निष्पक्ष पत्रकार, कि क्या मोदी जी ने ये बयान दिया था। और आप मुझे ये साबित कर दीजिए कि कब हमने पाकिस्तान से मदद मांगी। अरे जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा जी के कार्यकाल में इस देश ने, आप उसके ऊपर हमें लेकर इल्जाम लगाते हैं। और ठीक कहा आदर्श जी ने, तब कहां थे आप जब डॉक्टर निर्मल सिंह के मुंह पे दही जमा था, जब दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को मणिशंकर मिलिटेंट्स को अय्यर की क्रेडिट स्टेटमेंट जाता पर है भी बोल इलेक्शन दीजिए कुछ। करवाने का। मणिशंकर जी, अय्यर को आप ऑन नहीं करेंगे, आप कहें कि इन्हें वो कॉस्मेटिक है, मणिशंकर अय्यर एसेसरी जी के है कांग्रेस विवादित की। बयानों पर जब हम बात करेंगे विनोद जी, तो निश्चित तौर पर उनके कुछ बयान ऐसे हैं जिनके ऊपर सवाल होना चाहिए। लेकिन जी एक व्यक्ति विशेष के बयानों पर पूरी पार्टी को कटघरे में नहीं आप खड़ा कर सकते। यहां जी पर सवाल ये हो रहा था कि इन्होंने माननीय राहुल गांधी पर कहा कि इंडियन स्टेट, मैं बता रहा हूं आर्टिकल 12 क्या कहता है, जरा बता दे क्या आर्टिकल 12, अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी, एक उंगली जब आप किसी पर उठाते हैं तो 3 आप पर उठती है। आज स्थिति यह है विनोद जी कि हमारी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो गिरावट आज नोट की जा रही है वो आज तक कभी नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, श्रीलंका हो, भूटान, मालदीव जैसा वित्तीय भर का देश अपनी संसद में खड़ा होकर कहता है कि हमने भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया। चलिए और राजेंद्र जी आप चाइना बता ने तो दीजिए। 2 काउंटीज बसा ली। राजेंद्र जी, आप एक और तरफ आप कहते हैं कहते कि हैं हमारी कोई फॉरेन घुसखोरी, पॉलिसी कोई इतनी घुसेगा नहीं। सुदृढ़ है कि हमने अपने आप को मजबूत देश बनाया है, ये बांग्लादेश आपसे मान नहीं रहा है। वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके कड़े शब्दों में भारत ने निंदा की है। निंदा। और ये भी हमारी नीति है कि किसी देश के हालत में हमने उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मेरे कांग्रेस के भाई जो कह रहे हैं, जो ये बता रहे हैं स्टेट का मतलब, वो मुझे मालूम है स्टेट का क्या मतलब होता है। दूसरी बात ये है कि जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो और कैबिनेट का फैसला हो, उसका बिल किसने फाड़ा था? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी ने एक तय कर लिया है कि हमने व्यवस्थाओं को कंफ्यूज बताना है, व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ के बताना है और व्यवस्थाओं को ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट आर्टिकल 12 पे जवाब दीजिए, लोगों के मन में ऐसे बाकी बातें बाद में करते हैं विनोद जी। कि सब कुछ गलत हो रहा है और इसलिए आप एकजुट हो जाइए। वो इनकी नीति अब नहीं, चलने आर्टिकल वाली 12 नहीं पे है, जवाब दीजिए ना। लोग समझ गए हैं। और इसलिए आप कह रहे हैं ना ये याद नहीं करते, ना ये मनमोहन सिंह जी को याद करेंगे, ना ये पीवी नरसिम्हा राव जी को याद करेंगे, अरे ना आपने ये उनको अम्बेडकर जी को अंतिम याद संस्कार करेंगे, के लिए जगह नहीं दी। किसी को याद नहीं करेंगे। बाथरूम में रेनकोट पहन कर जाते हैं। आज आप डॉक्टर सिंह की बात करते हैं, कमाल है विनोद जी। ये क्या तरीका है? ये बताएं इंडियन स्टेट क्या होता है? देश इसको याद नहीं रखेगा। आर्टिकल 12 क्या है? कि इन्होंने हमेशा अगर राहुल गांधी जी ने कोई वक्तव्य जो लिखा हुआ पढ़ा था तो वो कोई उनका व्यक्तिगत मामला नहीं था, वो विरोध जताने का एक तरीका था। जहां लोगों को सवाल सोशल पूछा है, रिजर्वेशन उत्तर नहीं कुछ मिली, दिए जा रहे हैं। जहां लोगों को न्याय नहीं मिला, इंडियन स्टेट क्या है बता कांग्रेस ने दीजिए। किया है। और कांग्रेस नहीं, इंडियन स्टेट क्या है पहले वो बताइए, कहीं कांग्रेस को दूर छोड़ तक दीजिए। दिखाई नहीं देगी। वही हालत क्यों देखा कहा हमने, मोदी जी ने? चाहे वो हरियाणा क्यों हो, शर्म आती थी चाहे आपको महाराष्ट्र 2014 से हो, पहले भारत पर? अभी जवाब बिहार दीजिए। और चाहे वो अभी हमारे चुनाव हुए यहाँ यूपी में, हर जगह आपने देखा, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन लोगों ने लेना है। जी आदर्श जी, जिस तरीके से हाँ भाजपा अपनी तरफ से क्लेम कर रही है कि हमने जो किया वो बढ़िया किया है, और कांग्रेस ये कह रही है कि यहां पर विभाजन की राजनीति हो रही है। विनोद जी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो कहेंगी, जो भारतीय जनता पार्टी कहेंगी जो कुछ किया हमने किया, सब कुछ ठीक किया।
और कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे हमने सब कुछ ठीक किया जी। तो उन्होंने गलत किया। ये तो मामूली बात है, ये तो चलती रहेगी जब तक ये सियासत यहाँ पे रहेगी। लेकिन ये बात के भी हम मानना पड़ेगा कि हमें जो 15 साल में यहाँ पे जो तरक्की हुई उसको भी हम मानते हैं। लेकिन इस बात को मैं बार बार, जैसे मैं जगदीप जी से बीच में भी बोला था, कि ये हम ये नहीं कह सकते कि आज 2014 में हम पत्तों से अपना तन लटकते से, जब बैलगाड़ी से हमारी यात्रा होती थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना खाने को था, ना पीने को था, ना कुछ था। ये बात नहीं है। तरक्की हर गवर्नमेंट अपने वक्त के साथ साथ करती है, डेवलपमेंट का काम होते हैं। आज जितने डेवलपमेंट का ये श्रेय ले रहे हैं उनमें से 70% वो सब काम वो हैं जिनके सिर्फ शुरुआत जो है कांग्रेस के वक्त पे हुई थी। बहुत से ऐसे काम जम्मू कश्मीर को लेके भी है, कांग्रेस ने अपने समय पे काम किया, उन्होंने ये अपने समय पे काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, अगर उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। यही कारण है कि आपको तीसरी बार भी मौका मिला है, क्योंकि आपने साबित करने की कोशिश की है कि हमने ही 2014 के बाद सब कुछ किया है, तो जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठा दिया है आपने, और उसी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी नहीं हम कह सकते कि पहले कुछ भी नहीं था। इस बात को नकार नहीं सकते हम। ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, जो चलता रहेगा ये सिलसिला सब। राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा लगता है, ऐसा किया जाता है कि जो कुछ हुआ है 2014 के बाद से ही हुआ है। जैसे जगदीप जी ने कहा ऐसा नहीं हम कह रहे कि 2014 के बाद हुआ जी, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियों में बदलाव आया और जो हमारी व्यवस्थाएं थी उनको एक सही दिशा मिली है। आप देखिए ना, कितने बड़े बड़े संवेदनशील मुद्दे थे, चाहे वो मैंने आपको कहा राम जन्मभूमि का हो, वन नेशन वन इलेक्शन का हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, ये भी है। फिर ये जितने भी मुद्दे थे, चाहे G20 हो, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून हो, ये कब हुए? अब मेरे भाई ये कह रहे थे कि यहाँ काम कांग्रेस ने शुरू किए। जो शुरू करता है उसको भी श्रेय मिलता है, लेकिन जो खत्म करता है उसको भी तो श्रेय मिलता है। ऐसा थोड़ा जिसने शुरू किया मिल रहा है ना आपको, तो वो कहां से श्रेय लेगा? लेकिन उसने किया है तो उसका भी तो श्रेय मिलता है। तो बड़े से काम, बहुत से पहले 370 का काम शुरू किया था नेहरू जी ने, तो खत्म किसने किया? भाजपा ने। तो खत्म करने वाले को श्रेय मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इसको लटका कर रखा और भाजपा ने इसको खत्म किया। ऐसे ही राम मंदिर का मुद्दा था, 500 सालों से चल रहा था, तो खत्म किसने किया? वो खत्म किया भाजपा ने, तो भाजपा श्रेय लेगी। इसमें कौन सी हमें दिक्कत है? अभी हमने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो बहुत देर से इलेक्शन चल रही है भारतीय यहाँ हिंदुस्तान में, तो अगर वो हो जाता है तो उसका श्रेय कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी लेगी। तो बहुत से लोग थे, कहते थे कि हम रिफ्यूजी हैं, हमें यहाँ कोई स्टेटस नहीं मिल रहा, तो वो किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जब उसने दिया तो उसको श्रेय तो लेना ही है अब उसका। ऐसे ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो और चाहे हमारे बॉर्डर बेल्ट के लोग हो, जब उनको हमने रिजर्वेशन दिया तो श्रेय कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी लेगी। जो मुद्दों की समाधान की क्षमता रखता है वही तो श्रेय लेगा। तो हमें दबी जुबान में नहीं कहना है। जगदीप जी, आपने ये काम किए, हम इनसे भी अच्छे करेंगे जी, तो जनता हमें मौका दे, ऐसा कांग्रेस का व्यवहार होना चाहिए। चलिए जगदीप जी, गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि अमित शाह ने यह भी कहा है कि एक समय था जब हिंदू अपने ही देश में अपनी पहचान बताने से कतराते थे। एक समय था जब हिंदू अपने ही देश में अपनी पहचान बताने से कतराते थे। विनोद जी सबसे पहले मैं, अरे भाई साहब बस आप भाई 1 मिनट दीजिए, अपना समय आपका हो गया, जरा 2 मिनट दीजिए, समय वैसे भी खत्म होने वाला है। सबसे पहले मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं, मैंने आदर्श गुप्ता जी आपको बड़े आदर के साथ, क्योंकि मेरी नजरों में आपका बड़ा सम्मान है, आप एक निष्पक्ष पत्रकार है, मैंने केवल ये कहा कि आप भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया दें जो मैं सवाल रख रहा हूँ। अब मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। पहली तो बात भाई साहब ये बता दें, मैंने ये कहा कि साल 2014 से पहले के भारतीयों को अपने देश पर शर्म आती थी, ये बयान किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरी बात, बार बार राम मंदिर की ये बात कर रहे हैं, मुझे जरा ये बताएंगे कि भाई साहब जिस अधूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को आपने हाश पाश में आयोजित किया, उसकी छत क्यों टपकनी शुरू हो गई? क्यों चारों शंकराचार्य उसमें नहीं आए? और क्यों आपको अयोध्या ने जो है वो बेरंग वापस भेज दिया? कोई जवाब है? और बार बार आप जब इसकी बात करते तो आपके मन में कोई कुंठा नहीं आती? आप देश की गरीबी पर, देश के मौजूदा ज्वलंत मुद्दों पर बात नहीं करेंगे,
आप नहीं बताएंगे कि पिछले 48 दिनों से किसान सड़कों पर है, जिनको आपने बॉर्डर बनाकर रख दिया किसी देश का। आप नहीं बताएंगे कि आज हमारी इंटरनेशनल लेवल पर क्या स्थिति है। आप नहीं बताएंगे कि लाखों भारतीयों के अमेरिका में रहने पर सवाल खड़ा हो गया है, उनको डिपोर्ट किए जाने की बात हो रही है मोदी जी के परम मित्र के द्वारा। आप क्यों नहीं बताएंगे कि मोदी जी को न्योता क्यों नहीं मिलता, अंबानी फैमिली को मिल जाता है? चलिए आप चलिए क्यों नहीं बताना चाहते हैं? जगदीप जी जवाब ले लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 मिनट में जवाब, 1 मिनट में राजेंद्र जी 1 मिनट में जवाब दे दीजिए, 1 मिनट में, समय कम है। विनोद जी, कांग्रेस का ये हाल है, जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है जी, जवाब नहीं मिलेगा। कहेंगे कि ये पार्लियामेंट नया बन गया, लेकिन इसकी ये एक ईंट हिल गई, ये मंदिर बन गया, ये वहां से टपकने लगा, ये कौन सी बात है? ऐसी छोटी छोटी बातें मत करें आप, जो इतने बड़े तो विनोद जी भी मुस्कुरा रहे हैं, काम हुआ है, जवाब तो मिलना नहीं है। आपने 1 साल में पार्लियामेंट बना दी, ये मुद्दा है। चलिए नई चलिए पार्लियामेंट चलिए बनाई। चलिए राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदर्श जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।